हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग सामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियां और इसके प्रमुख मुद्दों को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ चुके हैं, एक वीडियो इसके ऊपर हम डाल चुके हैं। आज जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें 14 पॉइंट्स है और फिर इसमें से 7 पॉइंट्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस आता है कि सामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियां एवं उसके प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करें या प्रमुख कारण कौन कौन सा है उसकी विवेचना करें या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उभरती सामयिक प्रवृत्तियां और मुद्दों की विवेचना करें। तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी जो है इसके अगले कड़ी को पढ़ेंगे जिसमें कि 7 पॉइंट्स को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर इस 7 पॉइंट्स को पढ़ना है तो नीचे जो है दिया हुआ है, इसे आप लोग जो है पढ़ लेंगे। 8वां पॉइंट्स आज शुरू करेंगे 8वां पॉइंट से, जो कि है बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख मुद्दा है, जो कि 3 स्टेप आया है परिवर्तन का। पहला स्टेप जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, दूसरा स्टेप जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो है कैसे शीत युद्ध फिर आता है, और तीसरा स्टेप आता है 1991 से, जब पूरे वर्ल्ड में आर्थिक जो क्राइसिस जो आ गया था, तो पूरे वर्ल्ड के जो देश है सारे लोगों ने अपना जो है जो अपने अपने देश के अंदर जो प्रतिबंधित कर रखा था, कुछ नियम था, कानून था, तो उसको जो है खुला किया, जैसे कि वैश्वीकरण कहा गया, और फिर निजीकरण आया, और फिर जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, और फिर लिबरलाइजेशन, एलपीजी के नाम से जाना जाता है। एलपीजी, एल मीन्स ये लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन और जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ये 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया, तब पूरे वर्ल्ड के लोग क्या किए कि एलपीजी व्यवस्था को लागू किया। तो उसी कड़ी में हम 8वां पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था या पूजा तंत्र अपनी क्षमता को विश्व में पिछली 2 शताब्दियों जो है ये मुक्त अर्थव्यवस्था या पूंजी तंत्र के नाम से जो है जाना गया, जिससे कि पूंजीवादी प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत आता है। अपनी क्षमता को विश्व में पिछली 2 शताब्दियों से सिद्ध किया हुआ है। अतीत वर्तमान में अनेक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालियां जो है पूंजीवाद की प्रणाली को समाप्त कर इसकी जगह लेते जो है आ रही है, लेकिन कोई प्रणाली इतनी उत्पादनशील नहीं सिद्ध हुई जितनी कि मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, उसकी कार्य प्रणाली, यानी जो ओपन मार्केट, जब से सारे देश जो है ओपन मार्केट किया, तो जितना ये चला, जो ये सिद्धांत सफल पूर्वक जो है सिद्ध हुआ, उतना और जितने भी सिद्धांत को लागू किया गया इतना जो है नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद जो मुक्त अर्थव्यवस्था है, एक साम्यवाद जैसा कृत्रिम सिद्धांत ना होकर प्राकृतिक शक्ति है जो मानवीय स्वभाव में गहरी बैठी हुई है। इसके साथ ही पूंजीवाद में नई स्थितियां एवं वातावरण को बदलने का प्रशंसनीय लचीलापन है। आज जिस पूंजीवाद को हम अमेरिका या पश्चिमी यूरोप में देखते हैं, वह पहले जैसा पुरातनपंथी ना होकर उन्नत, परिवर्तनशील और मानवीय आर्थिक प्रणाली के रूप में है। इसे हम नोट्स में जो है हम लिखेंगे, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम संक्षेप में जो है हम लिख सकते हैं
ये हम पूरा डिटेल से सारे पॉइंट्स को पढ़ाए हैं, ऊपर भी जो 7 पॉइंट्स पढ़ाए हैं पूरा डिटेल्स में पढ़ाए हैं, लेकिन सारे को जो है हम नोट्स के व्यू से, नोट्स बनाने के व्यू से हम शॉर्ट करके भी बताए हैं। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे कि अब त्वरित आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारी मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत को अपनाया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है मुक्त बाजार है, प्रतियोगिता है, स्वतंत्र समझौते हैं, बाजारों और बाजार समाज है, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण है, निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता जो है दिया गया है। और ये जो बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था है, बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था कई बार जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो जैसे कि सामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां के कारण को अगर हमें लिखना है, अगर शॉर्ट में आता है तो नई अंतर्राष्ट्रीय जो है व्यवस्था का इंट्रोडक्शन लिख करके उसके बाद अगर बाजारों उन्मुख पूछता है तो आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपको जानकारी के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पढ़ना होगा, और नोट्स में आपको यहाँ से लेकर के जो संक्षेप में हमने बताया है इसे जो है डालना होगा। आइए हम अगले जो पॉइंट्स है, ये है यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण। जो यूरोपीय कंट्री है वो क्या किए कि पिछले कुछ दशकों से एकीकरण की प्रक्रिया में जो है उन्होंने जो है ज़्यादा आगे बढ़ा। जैसे कि वो जो यूरोपीय संघ है जिसमें कि 28 देश है, इन्होंने जो है जितने भी यूरोपीय कंट्री था सबका एक संघ बनाया, संघ का निर्माण किया और स्वतंत्र मुद्रा जो है संस्थान की स्थापना भी किया। अब जैसे कि यूरोपीय संघ जो है उसमें मुद्रा भी है। जैसे एक देश चलता है, एक देश में क्या क्या व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्था जो है यूरोपीय कंट्री जो है ज़्यादातर एकीकरण करके सारे देशों का इसमें जो है किया है। यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण की है, जैसे कि ये हंगरी होगा, यहाँ पे लिखा गया है, हंगरी है, साइप्रस है, बहुत सारे देश है, जिसमें कि एक ब्रिटेन जो है 2016 में जो है वो अलग हो गया और अभी वर्तमान में 27 कंट्री है यूरोपीय कंट्री में। ठीक है, तो अगर नोट्स के व्यू से आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे जिसमें कि सारी बातें जो है इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, और अगर शॉर्ट में आता है क्वेश्चन कि यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते चरण को लिखें तो फिर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आगे जो इसका पॉइंट्स है, अमेरिका की नई विश्व व्यवस्था। अमेरिका जो जब से एक ध्रुवीय नीति आया, एक ध्रुवीय कंट्री, एक ध्रुवीय के बारे में पहले हम बता चुके हैं, उसमें एक पॉइंट्स भी है कि कैसे एक ध्रुवीय करण जो है आया है, क्योंकि जब शीत युद्ध हुआ तो शीत युद्ध 2 महाशक्तियों के बीच हो रहा था। एक साम्यवादी गुट था, दूसरा पूंजीवादी गुट अमेरिका। तो साम्यवादी गुट जो है 91 में ध्वस्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका जो है रह जाता है, जिसके कारण इसे जो है विश्व व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो है शक्तिशाली इसे जो है माना गया। तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे और नोट्स के व्यू से लिख लेंगे। अगला जो पॉइंट्स है, नए संगठनों का आविर्भाव। कई प्रकार के संगठन जो हुआ, जैसे कि 1945 में यूएनओ का संगठन बना, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद कई जो है नई नई संगठन जो है बना, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में गैर संगठन भी बना। तो ये जो है नई संगठनों का आविर्भाव हुआ, जैसे कि ग्रुप्स के बारे में कह सकते हैं, सार्क है, आसियान है, ग्रुप 15 है, कोर 24 एशिया प्रशांत आर्थिक क्षेत्र है, सार्क जिसे कहते हैं, फिर नाफ्टा है और फिर नाटो है, बहुत सारे D8 है। तो बहुत सारे संगठन बनने का प्रचलन जो है हुआ। अगला जो है पॉइंट्स, अरब देशों में जन क्रांतियाँ बनाम तानाशाही। क्योंकि ज़्यादातर अरब कंट्री में क्या होता था, तानाशाह का जो है शासन था। 25 जनवरी 2011 से
शुरू हुआ अहिंसक और जनवादी आंदोलन 18 दिन के भीतर मिस्र में चली आ रही वर्षों की तानाशाही की सरकार का अंत कर दिया और एक नया इतिहास रचा। इस क्रांति ने न केवल वर्षों से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति मोहम्मद होली सईद मुबारक को हटाया गया, बल्कि पूरे विश्व में तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए जनता को एक नया रास्ता भी दिखाया। वहीं दूसरी तरफ लीबिया में कर्नल गद्दाफी के विरुद्ध भी जन आंदोलन करके 12 में वहां की जनता ने उन्हें पद से हटा दिया। आज यमन, ईरान, सऊदी अरेबिया, हर जगह तानाशाहों के खिलाफ गुस्सा जो है चरम पर रहता है और इसी के तहत जो है तानाशाह का खात्मा होता है। अगला पॉइंट जो है दुनिया में एशिया महाद्वीप का बढ़ता प्रभाव। अब देखिए कि कुछ दिन पहले जो है यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय कंट्री का चलन रहा, उसका दबदबा रहा, उसकी बातों पर लोग को चलना पड़ता था। लेकिन कुछ दिनों से एशिया महाद्वीप का बढ़ता प्रभाव, एशिया महाद्वीप में जैसे हम लोग आ गए, चीन आ गया, तो जितने भी एशिया महाद्वीप में आते हैं ये वैश्विक आर्थिक संकट से निकलने में शेष दुनिया के बजाय एशिया महाद्वीप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसे जीडीपी कहते हैं, चीन की भागीदारी 1/3 तक पहुंच गई थी। भारत का हिस्सा 6% से बढ़कर 16% हो गया। आज कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता चीन, जापान और भारत के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ये तीनों जो है एशिया महाद्वीप में आता है। इसीलिए कहा गया कि दुनिया में एशिया महाद्वीप का बढ़ता प्रभाव। तो इसे आप लोग पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है, और नोट्स के व्यू से आप इसे संक्षेप में लिखेंगे। अगला जो पॉइंट्स है शंघाई सहयोग संगठन है। ये शंघाई सहयोग संगठन जो है 5 राष्ट्रों के इस समूह का गठन 1996 में सीमा संबंध समस्याओं के मामले में विश्वास अर्जित करने के लिए किया था। वर्तमान में इसका रूपांतरण शंघाई सहयोग संगठन के रूप में कर दिया था। इसके सदस्यों की संख्या भी बढ़कर अब 6 हो गई है। 6 में जैसे रूस है, चीन है, ये किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है। 15वां जो पॉइंट्स है बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ते कदम। अब बहुध्रुवीय हो गया है। पहले क्या था? एक ध्रुवीय। एक ध्रुवीय में कौन आता था? अमेरिका। आप ऊपर जब अगले वीडियो, पिछले वीडियो जब आप लोग पढ़ेंगे तो कैसे शीत युद्ध में जो है साम्यवादी गुट यानी कि रूस का खात्मा होता है, पतन होता है और अमेरिका जो है एकमात्र शक्तिशाली कंट्री बच जाता है, जो कि इसे एक ध्रुवीय कहा गया। लेकिन अब क्या है? बहुध्रुवीय है। सारे लोग जो है अपना जो है आर्थिक शक्ति, राजनीतिक, सामाजिक, टोटली जो है अपना संगठन बना करके जो है अपना शक्ति को बढ़ाने में लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शक्ति को बनाने में लगे हैं तो शक्ति नहीं है। अब पूरी तरह से एशिया महाद्वीप में भी जो है सारे देश शक्तिशाली हो गए हैं। अगला जो पॉइंट्स है वो है नई श्रेणी के परमाणु हथियार। आप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कितना नए नए तरह का जो है परमाणु हथियार का निर्माण हो रहा है, हो गया है। अब अगर एक क्षण में पूरे वर्ल्ड को ऐसा ऐसा हथियार बना है कि ध्वस्त कर सकता है, तो ये जो है रूस, चीन, अमेरिका आक्रामक शैली में परमाणु हथियारों की नई श्रेणी तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 5 श्रेणी है, जिसमें कि हथियारों के साथ साथ उनके व्हीकल भी शामिल है। इससे नए हथियार आकार में छोटे लेकिन ज़्यादा घातक सटीक होंगे। बड़े और शक्तिशाली देशों की इस नीति के कारण शीत युद्ध जैसी हथियारों की होड़ छिड़ने का खतरा मंडराने लगता है। तो इसे भी आप लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। अगला जो पॉइंट्स है यूरोप महाद्वीप में फैलता आतंकवाद। अब देख लीजिए, अब यूरोप में भी आतंकवाद जो है फैल रहा है, जिसका कि नाम दिया गया है सीमा पार आतंकवाद। ये सीमा पार आतंकवाद जो है अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे और लिखाएंगे भी, पीडीएफ भी डालेंगे, पीडीएफ भी देंगे। इसी टाइप से जो है हम सीमा पार आतंकवाद के बारे में जब आप पूरी तरह से जान जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि यूरोपीय महाद्वीप में कैसे फैलता है आतंकवाद। 13 नवंबर 2015 और 16 जुलाई 2016 को
पेरिस यानी फ्रांस और 22 मार्च 2016 को लुसेल्स बेल्जियम में 2 आतंकी हमलों ने संकेत दिया है कि आईएस यूरोप के छोटे देशों की तरफ अपने पैर पसार रहा है। आईएस ये आतंकवाद का एक संगठन का नाम है। ऐसा कहा जाता है कि आईएस की नाराज़गी और उससे सीधे जुड़ाव रखने वाले इन छोटे यूरोपीय देशों के लिए आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है, जो इस तरह के आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब हम निष्कर्ष के रूप में हम निष्कर्ष भी लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति गतिशील है, उसमें द्रुत गति से बदलाव आ रहा है। जहां एक ओर पिछले कुछ वर्षों में नई प्रवृत्तियां उभरी है, वहीं दूसरी ओर मुद्दे भी बदले हैं। धन्यवाद।